हाँ जी, पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, क्या क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गांव से बाहरी प्रतिस्पर्धा अनुपस्थित थी और ये लगभग एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई थी। देखिए, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है आपको बैकग्राउंड समझा दे रहा हूँ, थोड़ी सी जो है मैं आपको सिस्टम बता दे रहा हूँ कि क्या मामला था। कि जो इनकी व्यवस्था थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स वे आर नॉट हियर टू रूल अस, सीधी सी बात ही है। इनका पूरा का पूरा मामला था कितना ज़्यादा पैसे का शोषण संभव है, कितना ज़्यादा पैसा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये अलग अलग व्यवस्थाएं लेके आते थे और इनका सिर्फ और सिर्फ एक मामला ये था कि किस तरीके से अपने देश तक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से भेजा जाए। उसके लिए इन्होंने तमाम तरीके की पॉलिसीज प्रोग्राम्स लाए, जैसे कि जितने भी बड़े अधिकारी थे वो सारे अंग्रेज लोग आते थे, उनकी मोटी सैलरी यहाँ से जाती थी। दूसरा क्या था कि यहाँ की जो इंडस्ट्री थी ना उसको पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया गया था। क्या कि ब्रिटिश मतलब वहाँ अपने देश में इन लोगों ने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली। ये कहते थे कि तुम लोग फैक्ट्रीज मत बनाओ, तुम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, जो रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्रीज को लगेगा सिर्फ वही रॉ मटेरियल तुम प्रोड्यूस करो, हम यहाँ से लेके जाएंगे, वहाँ प्रोसेस करेंगे और वापस लेके आएंगे और 4 गुनी कीमत पे आप ही को बेच देंगे। यानी कि कपास आप उगाओगे, प्रोसेस हम करेंगे अंग्रेजों वहाँ पे ले जाके, बहुत सस्ते पैसे में कपास यहाँ से हमारे किसानों से खरीद लिया, वहाँ पे कपड़ा बनाया और 4 गुनी कीमत पे लाके भारतीयों को ही बेच देते थे। इस तरीके से जो आज के टाइम पे आप रील देखते हो ना, स्कॉटलैंड है या अंग्रेजों का जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, बड़े बड़े जो महल बने हुए हैं वो हमारे किसानों की खून पसीने की कमाई से बने हैं। उनका कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था थी और 16वीं शताब्दी में करीब करीब 1/4 पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, मतलब 100 रुपए का अगर सामान पूरी दुनिया बना रही थी तो उसमें से भारत कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? भारत 25 रुपए का सामान कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन इन हरामखोरों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि भैया देखो तुम मत बनाओ कुछ भी, तुम हमको सारा रॉ मटेरियल उठा के दे दो, हम ले जाएंगे, उसको पैकेट में डालेंगे और ला के आपके पास बेच देंगे। जो चीज 1 रुपए की थी, जो यहाँ पे 1 रुपए की थी, वो हम 100 रुपए में लाके बेचेंगे और आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं, कोई और तरीका नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा। दैट वॉज ऑल ब्रिटिश रूल हियर। उनका कोई मकसद नहीं था जीतने का, कोई ईगो का मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, दैट वॉज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड लूट। उसको सिस्टम को कामयाब करने के लिए इनको जो कुछ करना पड़ा इन्होंने किया। ठीक है, तो इस माइंड सेटअप से अगर आप कभी कोई इकोनॉमी के क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? गांव से बाहरी प्रतिस्पर्धा, द एक्सटर्नल कंपटीशन वाज एब्सेंट फ्रॉम द विलेज एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों के आने से पहले क्या मामला था कि हमारे जो गांव की इकाइयां थी ना, वो गांव खुद में ही पूरी तरीके से कंप्लीट थे, उनको किसी और चीज की निर्भर नहीं था। उस गांव में ही अनाज भी उगाया जाता, उस गांव में कपास भी उगाया जाता था, उस गांव में मसाले, चीनी, तमाम चीजें उगाई जाती थी और वो खुद ही यूटिलाइज कर लेते थे। तो इनको बाहर से चीजें लाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। ब्रिटिश हेल्प विलेज टू ग्रो बाई इट्स ओन मेकिंग पॉलिसी ऑफ इन देयर फेवर। अंग्रेजों ने अपने पक्ष में नीतियां बनाकर गांव को अपना विकास करने में, गांव का विकास करने में मदद की। नहीं भैया, कोई गांव का विकास करने में मदद नहीं की। अंग्रेजों ने सिर्फ अपना विकास करने में खुद की मदद की और किसी का विकास करने में कोई मदद नहीं की। दे वेयर ओनली लुकिंग फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। किसी और के व्यवस्था से, किसी और के फायदे से उनको कोई फायदा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। देखिए, आपका अगर कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है किसी भी चीज को लेके, तो आपको समस्या नहीं होगी। आप मान लीजिए अगर आप तुक्का भी मार रहे हो ना, तो उसमें भी चांसेस है कि आपका तुक्का सही जाए, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समुदाय को गांव में नौकर का दर्जा अधिक प्राप्त था? नौकर का दर्जा चार समाज में था, फार्मर, आर्टिशन, जमींदार और पीजेंट। जो पीजेंट थे वो सबसे नीचे। पीजेंट का किसको कहते थे? पीजेंट जो मजदूर का जो तबका था, वही नौकर वगैरह होते थे। उनको ही दूसरे समुदाय के जैसे जमींदार है या जिसके पास लैंड वाले जो फार्मर्स हैं या आर्टिशन है, वहाँ पे ये लोग नौकरी करते थे और अपना गुजार बसर जिस तरीके से कर सकते थे, ये करने की अपना कोशिश करते रहते थे। ठीक है, लैंडलेस लेबर का तो आज भी बुरा हाल है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जो लैंडलेस लेबर थे वो सारे बन गए हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके। मतलब मैं क्या बोलूं, चलिए ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बोल दूंगा ज़्यादा तो। सच्चाई बोलना भी आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि सच सुनने की क्षमता जो है ना वो बहुत लोगों में नहीं रही है, कम हो गई है। और सच अगर बोल दिया जाए और कड़वा है तो समझ लीजिए कि बैकलैश आना तय है, आपके ऊपर जो है उसका एक अच्छा खासा असर होगा। तो समाज में सच सुनने की क्षमता ना कम होती जा रही है दिन ब दिन। वाई देयर वेयर ऑलमोस्ट एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में लगभग एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था इकाई क्यों होती थी? प्रत्येक गांव में एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था इकाई इसलिए होती थी क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत मतलब इनरिच्ड है। देखिए यहाँ पे सर्दी ठंड भी होती है, ठंड हुआ तो हमने क्या है गेहूं उगा लिया, गर्मी भी होती है, गर्मी हुई तो हमने चावल उगा लिया और कपास उगा लिया, ठीक है। गर्मी हुई तो हम लोग ने मूंगफलियां भी उगा ली, ठंडक गर्मी दोनों हुई, बरसात का मौसम है तो हमने सब्जियां उगा ली। तो जो वातावरण है भारत का ना, इस वजह से जो हमारा जो एग्रीकल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा इनरिच्ड है। मान लीजिए सिर्फ गर्मी हो रही है, हम लोग गेहूं उगा सकेंगे? नहीं उगा सकेंगे। मान लीजिए सिर्फ ठंडक पड़ रही है, क्या आप धान उगा पाएंगे, चावल उगा पाएंगे? नहीं उगा पाएंगे। क्या सिर्फ बारिश हो ही नहीं रही? अगर बारिश हो ही नहीं रही है तो अरबियन सहारा की तरीके हिसाब किताब हो जाएगा, खेती संभव ही नहीं है। हर चीज का सोर्स कहीं ना कहीं खेती ही है, ठीक है। शुरुआत इकोनॉमी की अगर आप पढ़िएगा तो कहां से होगी? प्राइमरी सेक्टर से होती है। प्राइमरी सेक्टर यानी बिल्कुल बेसिक का सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी अगर नहीं है तो क्या सेकेंडरी एग्जिस्ट कर पाएगा? फैक्ट्रीज आप बहुत बड़ी बड़ी बना लीजिए, लेकिन अगर उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला तो फैक्ट्रीज बेकार हो जाएंगी। और फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल कहां से आता है? खेती से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है, ठीक है। तो हमारे जो है गांव की इकाइयां ज़्यादातर क्यों जो है स्वतंत्र होती थी? उसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज एवरी विलेज वॉज वेरी रिच। नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता था, एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल कंपटीशन, एब्सेंस ऑफ द फार्मर इन द विलेज, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंपटीशन, बाहरी जो वो था इन्वायरमेंट था, इकोनॉमी थी, वहां से कंपटीशन नहीं होता था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी गांव में जो है कपड़े हैं, वहाँ पे किसान उगा रहा है कॉटन को जो है काट के सूट बना रहा है और कपड़ा जो है मेहनत करके बना रहा है और उसको जो है 100 रुपये मीटर बेच रहा है। वही दूसरे गांव में एक फैक्ट्री कोई आदमी आता है, बाहर से लगा देता है, वो कहता है हम 20 रुपये मीटर आपको बेचेंगे कपड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मैनुअली वो आदमी अपने प्रोडक्ट्स को उगा रहा था, ठीक है, और मैनुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ उसको बहुत सस्ते में मिलने लगी, तो यहाँ का जो किसान है वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या है कि बाहर से कंपटीशन था नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी वहाँ पे, उनकी इफिशियंसी ज़्यादा थी किसी भी चीज़ को लेके, स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था, तो उनकी फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे और हमारे गाँव की इकोनॉमी को पूरी तरीके से इन लोग ने बर्बाद कर दिया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने भारत की आर्थिक नीतियों को कोई बदलाव किए? अच्छा, चूज करना है। स्टेटमेंट ए और बी, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये चूज करना है। शासकों के क्षेत्रों पर कब्जे के कारण जमींदार की हानि हुई। बिल्कुल सही बात है, जमींदार की बहुत बड़ी हानि हुई, क्योंकि वो जमींदार जो अंग्रेजों की व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे या जो अंग्रेजों के विकास में रोड़ा बन रहे थे, उन जमींदारों को सरकार मतलब अंग्रेजों ने बिल्कुल अपने पास नहीं भटकने दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट मेड मैनी चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने भारत की आर्थिक नीतियों में बहुत ढेर सारे बदलाव किए। इसलिए बदलाव किए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्यों इसलिए बदलाव किए? उसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए। बदलाव करने का कारण ये था कि अगर आर्थिक नीतियां अपनी यहाँ की नहीं बदलेंगे तो अंग्रेजों को फायदा कैसे होगा। तो यहाँ से पैसे ले जाने का जो तरीका था, जो फुल प्रूफ तरीका था, उसमें जो भी बदलाव करने चाहे इन्होंने, करने की आवश्यकता हुई, इन्होंने किया। भारत की आर्थिक नीतियों में बदलाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? भारत में आर्थिक नीतियों के बदलाव के लिए जो भी जिम्मेदार था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार थी। उसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं था। अंग्रेजी सरकार ही जिम्मेदार थी, ऑब्वियस सी बात है, जिसका शासन है वही जिम्मेदार है। ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियों में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य शोषण था, एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है। टू गिव प्रॉफिट टू द फार्मर, किसानों को प्रॉफिट देना नहीं, ऐसा नहीं है। टू गिव द प्रॉफिट टू द पुअर इन द विलेज, किसी को कोई बेनिफिट नहीं देते थे। टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार को ब्रिटिश सरकार के हित को पूरा करने के लिए ही उन्होंने यहाँ की भारत की पॉलिसीज जो है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसमें तमाम तरीके के बदलाव लेके आए, ताकि अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सोसाइटी को फायदा हो सके, वहाँ के कारोबारी, वहाँ के व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यहाँ से
पहुंचाया जा सके। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए हैं ए और बी, आइए पढ़ते हैं। द एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द रूरल लेड टू द लॉस ऑफ जमींदार। क्या है, शासकों के क्षेत्र पर कब्जे के कारण जमींदारों की हानि हुई। जमींदारों की हानि तो हुई थी। द लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बिकेम टू एक्सप्लॉइटेटिव विच लीड टू द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट। भू राजस्व संग्रहण प्रणाली अत्यधिक शोषणकारी हो गई थी, जिससे कारण पेमेंट में स्थिति दयनीय हो गई थी। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे कि मुगल काल की बात करें, गुप्ता काल की बात करें अगर आप, या जो है उससे पहले की बात करें, जो कर व्यवस्था थी वो 1/6 थी। 1/6 यानी कि अगर आप 6 किलो अनाज उगा रहे हैं तो 1 किलो अनाज आपको सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनकी जो व्यवस्था थी, इनकी 10/11 थी। अगर आप 11 किलो अनाज उगा रहे हैं तो 10 किलो अनाज चला जाएगा सरकार को, 1 किलो आपके पास रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, और वो भुखमरी के शिकार हो गए थे। लाखों करोड़ों लोग जो है, जब अंग्रेज वगैरह थे यहाँ पे, तो खासकर आप जब पढ़िएगा तो 1940 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेजी सरकार जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थी, उन्होंने भारत के लोगों को भूखा छोड़ दिया, और यहाँ का जितना भी अनाज था वो अपनी फैक्ट्रीज में, अपने बड़े बड़े गोडाउन्स में भर के रख दिया कि उनके आर्मी को हो सकता है जरूरत पड़ जाए, उनके लोगों को जरूरत पड़ जाए। तो फॉर ए प्रिकॉशन उन्होंने यहाँ का अनाज उठाया और अपनी फैक्ट्रीज में रख दिया, अपने कारखानों में दबा के रख दिया, और यहाँ के लोग जिनके लिए वो अनाज जिन्होंने उगाया था, जिनकी जमीन का वो अनाज था, वो बेकार हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो लाखों लाख लोग, 2 से 3 मिलियन लोग मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे ज्यादा लोग भूखे मर गए थे। इसकी जिक्र नहीं देखिएगा आप, इसीलिए कहते हैं ना, इतिहास का सिर्फ उसी हिस्से पे रोशनी डाली जाती है जो उनके लिए फेवरेट होता है, जो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। पूरे इतिहास पे रोशनी नहीं डाली जाती है, क्योंकि अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो हर आदमी का दामन कहीं ना कहीं काला मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। ए और बी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। नए व्यापारी नीतियों में कारीगरों के लिए कई कठिनाइयां पैदा कर गई, क्योंकि उन्हें विदेशी वस्तुओं के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। देखिए बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की बात करेंगे और स्टीम इंजन, जैसे जेम्स वाट ने स्टीम इंजन खोज दिया था करीब 18वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी के आसपास, तो वहां से जो है अंग्रेज लोग जो है वहां पे टेक्नोलॉजी का काफी विकास हो गया था। तो ये लोग क्या करते थे कि वहां से जो चीजें फैक्ट्री से बनाई जा रही हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। अगर आप हाथ से कोई चीज बना रहे हैं वो चीज महंगी पड़ती है। तो भारतीय कारीगर जो थे, यहाँ पे आधुनिक विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था, क्योंकि जो समय था विकास का, उस समय ये साले आके बैठ गए थे हम लोग के सिर पे, और यहाँ पे जो है कोई भी टेक्नोलॉजी को ग्रोथ नहीं होने दिया गया। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई वो उस दिशा में हुई, पश्चिमी सभ्यताओं में हुई, अंग्रेजों की तरफ में और यूरोप के हिस्सों में हुई। तो वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, और अगर भारत में भी कुछ आधुनिकीकरण हुआ, फैक्ट्रीज लगी, तो उसके मालिक अंग्रेज ही हुआ करते थे। तो क्या है कि जो वो फैक्ट्रीज का जो सामान था वो सस्ता होता था, जो लोकल कारीगर बनाते थे वो सामान महंगा होता था। तो जो भारतीय व्यापारी थे उनको प्रतिस्पर्धा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो ऐसे सामान से जो फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा था। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। सिपाही ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बाय ब्रिटिशर्स। सिपाहियों को भी अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लोग कहते थे, खासकर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसने कहा कि भारतीय लोग का व्यक्तित्व भ्रष्ट है, दे आर इंटीग्रली करप्ट। अंदर से हम लोग करप्ट हैं। साले तुम हमारे ऊपर आके हमारे देश पे राज कर रहे हो, हम पे शासन कर रहे हो, और हमारे ऊपर ही हमको बोल रहे हो कि हम करप्ट हैं कि नहीं है। अरे सबसे बड़े करप्ट तो तुम हो, सबसे बड़े हराम को, मतलब आई एम सो सॉरी, सबसे बड़े जो है मतलब जो आप शोषण कर रहे हो ना, वो तो आप कर रहे हो। करप्शन की आप बात करते हो, पूरा का पूरा देश करप्ट करके आपने उसका गुलाम बना रखा है, और आप कह रहे हो कि भारतीय करप्ट हैं। बड़ा ही मतलब मूर्खाना बात थी कि क्या कहा जा सकता है इस विषय में। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द सही चीज। दो राजस्व राशि निश्चित थी, राजस्व राशि निश्चित थी, लेकिन संकट की स्थिति में कोई छूट नहीं मिलती थी। कॉर्नवालिस साहब का क्या कहना था कि जो है ऐसा है कि हर साल जो है जो आपका रेवेन्यू है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस वजह से हम लोग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि हर साल जो है उपज ऊपर नीचे हो जाती है, कि इस साल जो है 10 किलो अनाज पैदा हुआ तो हो सकता है अगले साल कुछ कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, एक सेटलमेंट, एक व्यवस्था को लेके आया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट नाम की व्यवस्था को इन्होंने
इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये क्या कहते थे कि हम 10 साल के लिए आपका जो लगान है वो फिक्स कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे उसको नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद था प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर भी किसानों को निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था, अनिवार्य था। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात सही है। इसी वजह से बहुत कई जगहों पे, जैसे कि कई जगह पे सत्याग्रह भी हुआ, जो गांधी जी ने बाद में आए थे ना, तो जैसे कई सत्याग्रह इस चीज़ को लेके भी किया गया कि भैया जब खेती नहीं हुई है, बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ा है, तो आप लगान कहाँ से वसूल करने आ गए हो, थोड़ी तो इंसानियत रखो। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। निम्नलिखित में से किसके कारण भारतीय लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? अनुकूल नहीं, प्रतिकूल की बात किया जा रहा है, तो यानी कि एडवर्स इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द इंडियन। तो इनकी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था ना, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक पॉलिसीज को लेके सबसे ज्यादा भारतीयों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि आर्थिक पॉलिसी ही सबसे ज्यादा विध्वंसकारी थी, क्योंकि आर्थिक शोषण ही ब्रिटिश सरकार का एकमात्र लक्ष्य था। धार्मिक चीजों के बारे में तो ये जिक्र भी नहीं करते थे, धर्म में तो ये घुसते भी नहीं थे। धर्म का इन्होंने इस्तेमाल किया ताकि भारतीय समाज को बांटा जा सके और ज्यादा आर्थिक शोषण किया जा सके, जितना ज्यादा संभव है। अगला सवाल देखते हैं, किसानों के राजस्व वसूली के लिए निम्नलिखित में से किसको उत्तरदायी बनाया गया था? तो किसानों के जो है राजस्व वसूली के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह के बहुत ज़्यादा शोषण करने का इनका पूरा तरीके से लीगल अधिकार था, इनके पास लाइसेंस था इस चीज़ का, भारतीयों को शोषण करने का। ठीक है, किसने दिया था? अंग्रेज की महारानी ने, अंग्रेज की सरकार ने, अंग्रेज के राजा रानी ने दिए थे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर चूज करना है। क्या है? फ्रॉम द 16th सेंचुरी द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगम बाइंग द इंडियन टेक्सटाइल फॉर द सेल इन यूरोप। बिल्कुल सही बात है, 16वीं शताब्दी में, क्योंकि ये सब शुरुआत में जब आए थे ना भारत में, तो ये व्यापारी बन के आए थे। इन्होंने क्या कहा था कि भैया हम तो व्यापार करते हैं, इसी वजह से औरंगजेब ने और बाकी मुगलों ने और ब्रिटिश बंगाल के राजा महाराजाओं ने इनको अलाउ कर दिया था, चलो भैया तुम व्यापारी हो, तुम काम काज करो। तो क्या है, यहाँ के लोग, यहाँ का जो सामान खरीद के ले जाओगे यूरोप में बेचोगे, तो हमारे ही कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि उनका मार्केट जो यहाँ पे था, इंपोर्ट सिर्फ देश में बेच रहे थे, अब वो विदेश में ही बेचेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि विदेश में बेचने के नाम पे वो तो पूरी का पूरा सब कुछ हड़प कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल हैज लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिव क्राफ्टमैन। जो भारतीय वस्त्र लंबे समय से अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और उत्कृष्ट शिल्प कौशल दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल सही बात है, भारतीय कपड़े की और भारतीय मसालों की इंटरनेशनली हमेशा बहुत ज़्यादा मांग रही है। ठीक है, अगर आप इतिहास का व्यापार उठा के देखेंगे किस तरीके से इंडियन का जो ट्रेड सिस्टम था वो चलता था। निम्नलिखित में से किस किसानों को अपनी जमीन बेचने या साहूकारों के पास उधार लेने के लिए मजबूर कर दिया था? तो किस चीज ने मजबूर कर दिया था? हाई रेवेन्यू, उच्च राजस्व। इतना ज्यादा पैसा मांगती थी सरकार कि इनको क्या है कि आपकी फसल नष्ट हो गई, हमको तो पैसा चाहिए, हम तो नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से वो सारे किसान बर्बाद हो गए थे काफी हद तक। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था फसल नहीं थी? कौन सी? व्यवसायिक फसल नहीं, कमर्शियल क्रॉप नहीं। कमर्शियल क्रॉप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं। कमर्शियल क्रॉप उस क्रॉप को कहते हैं जिसको बोया इस इरादे से जाता है कि उसको मार्केट में बेच के पैसे आएंगे, उसको खाने के बहुत ज़्यादा पर्पज से नहीं बेचा जाता है। सब्सिस्टेंस क्रॉप होती है जिसको आप गुजर बसर के लिए आप बोते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 बीघा खेत है, तो उसमें आप आधे हिस्से में आप अपना चावल, आटा, दाल, सब्जी, दाल बोते हैं और 1 बीघे में गन्ना बो देते हैं। गन्ने को क्या करते हैं कि आप इस्तेमाल खुद तो नहीं करेंगे, आप जाके मार्केट में बेच देंगे और वहाँ से पैसा अच्छा आएगा, मोटी रकम आएगी। तो जो मोटी रकम वाली जो क्रॉप्स है उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। तो इसमें जूट है, कॉफी है, शुगर केन है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में ले जाई जाती है और फैक्ट्री वाले अच्छा खासा पैसा देते हैं। लेकिन सब्जियों का जो है इस तरीके के कोई फैक्ट्री वगैरह फिलहाल तौर पे उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो फैक्ट्री जो सब्जी जो है उसको कमर्शियल क्रॉप्स नहीं कहते। लेकिन धीरे धीरे सब्जी भी कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में आ रही है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ठीक है, कंपनियों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह हुआ था, 1857 में विद्रोह हुआ था, और भी बहुत ढेर सारे विद्रोह समय समय पे कंपनी के खिलाफ होते रहे हैं। ठीक है, कंपनी किसानों के प्रति बहुत मददगार थी, नहीं ऐसी बात नहीं है। कंपनी में किसान के कृषि उत्पाद नहीं खरीदा, गलत बात है। कंपनी ने किसान का कृषि उत्पाद खरीदा, कॉटन खरीदा, इंडिगो खरीदा, सब कुछ खरीद लिया। ठीक है, कॉफी खरीदा, टी खरीदा। कंपनी ने
काश्तकारों पर अपने खेत के व्यावसायिक फसलों उगाने का दबाव डाला। कहीं भी टॉर्चर की बात कर ली जाए ना तो टॉर्चर वाला लाइन सही होगी, दबाव डालना, प्रेशर डालना, हम लोग के ऊपर दबाव बना के रखा, तो आंसर है 3 सही है। अगला सवाल देखते हैं, बंगाल विजय से पहले निम्नलिखित में से कौन सूत वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो भारत ही सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक में भारत जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/4 उत्पाद करता था। 100 रुपए का सामान अगर बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में तो उसमें से 25 रुपए का सामान भारत में बनाया जाता था। ठीक है। प्लांटेशन, ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ। प्लांटेशन जो है, जो प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? जैसे कि रबर क्रॉप्स है, रबर के पेड़ होते हैं, इसको कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। कोकोनट है, कोकोनट कैसा होता है? कोकोनट का इज ऑल्सो ए प्लांटेशन क्रॉप। शुगर केन क्या है? शुगर केन भी एक प्लांटेशन क्रॉप की कैटेगरी में आती है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा लैंड और लेबर चाहिए, लेबर और कैपिटल चाहिए। लैंड और कैपिटल क्या क्या चीज चाहिए होता है? बड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। तो जो कमर्शियल क्रॉप्स है उसमें पूंजी की तो नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। ठीक है, तो कैपिटल और लेबर जो है दोनों ही बहुत ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स में लगता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैसे कैलिक के नाम से जाना जाता था पुर्तगालियों द्वारा भारत से यूरोप ले जाया गया था? तो कैलिक क्या होता था? कैलिक है एक टाइप का कपड़ा होता था। कैलिक जो होता है, कैलिक का मतलब क्या होता है? जो अनप्रोसेस्ड कॉटन जो होता है ना उसको कहते हैं कैलिक। जो मोटा मोटा सूत होता है ना उसको क्या कहते हैं? कैलिक कहते हैं। ये था आज का सेक्शन था। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं और आगे की बातें करेंगे। अंग्रेजों के बारे में ही थोड़ा और देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और थोड़ा विस्तार में देखेंगे। उसके बाद 1857 की लड़ाई की तरफ में हम लोग बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड सम न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।